Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kamal and I am here to teach computer science course to second year students of Rawalpindi Board. We are following the IT series book of computer science of second year. We have already started the chapter number 9, that is elements of C. Previously we have covered chapter number 8, getting started with C. You can see all the online lectures in the playlist if you click on just one of the lectures. Okay, today we will continue with our next session. In the previous class, we have covered the difference between unary operators, binary operators, compound assignment statement. Okay, we have studied increment operator last time. Last time we were studying increment operator. We will just quickly go through it. वी हैव सीन के इसके अंदर हमारे पास डबल ऑपरेटर्स यूज होते हैं जो कि डबल प्लस के साइन है। तो डबल प्लस के साइंस के थ्रू जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आइदर ये डबल प्लस का साइन जो है वो आप वेरिएबल के आगे लगाएं या उसको वेरिएबल के पीछे लगाएं, तो दोनों केसेस जो है वो उसके अंदर पॉसिबल है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल के केस के अंदर ये चीज पॉसिबल है, आप इसको कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस के साथ जो है वो नहीं लगा सकते। इसके अंदर हमने देखा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के हमारे पास टू फॉर्म्स होते हैं। नंबर वन जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स फॉर्म है। प्रीफिक्स ये कहता है कि वेरिएबल से पहले जो है वो हम इस साइन को जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के साइन को जो है वो लगा दें, तो उसके थ्रू भी हमारी वैल्यू जो होगी वो एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अगर प्लस प्लस वाई है तो ये एक्चुअल में y इज इक्वल टू वाई प्लस वन ही इसको कंसिडर करेगा। और पोस्टफिक्स फॉर्म में जो है ये कहता है कि वेरिएबल के बाद जो है वो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसको यूज करें। मीनिंग दोनों का एग्जैक्टली सेम है, दोनों जो है वन इंक्रीमेंट ही कर रहे हैं, y इज इक्वल टू वाई प्लस वन की कंडीशन को ही फुलफिल कर रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस फिर हमें कैसे पता चलता है? जो दोनों का डिफरेंस लाया करता है वो एक्चुअल में इनके एक्सप्रेशन के अंदर लाया करता है। जब ये लार्जर एक्सप्रेशन का पार्ट होते हैं तब हमारे पास प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स जो है वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, और जो सेकंड है हमारे पास a इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, इन दोनों के मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। ये अभी हम प्रोग्राम लॉजिक के साथ देखेंगे कि ये दोनों किस तरह जो है वो हमारे पास डिफरेंस जो है वो जनरेट करते हैं। प्रीफिक्स फॉर्म्स, पोस्टफिक्स फॉर्म, a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी क्या करता है? इसके अंदर पहले जो है वो b इंक्रीमेंट होता है बाय वन, और उसके बाद जो है a को असाइन होती है b की वैल्यू। तो इसके अंदर जो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास इसी तरह काम कर रही हैं कि पहले जो है वो हम प्लस प्लस बी कर रहे हैं, यानी कि बी प्लस वन कर रहे हैं, और बाद में जो है वो हम बी की वैल्यू इसको असाइन कर रहे हैं। ये हम ओरिजिनल स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करके तो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे मेंशन कर रहे हैं कि ये किस तरह करके हमारे पास काम कर रही है। और पोस्ट फिक्स फॉर्म में a इज इक्वल टू बी प्लस प्लस है, इसके अंदर पहले हमारे पास b की वैल्यू a को असाइन हो रही है, और उसके बाद जो है हमारे पास b जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है विद वन वैल्यू। तो ये जो है ये इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है ऑपोजिट वे में काम करती हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन फॉर a इज इक्वल टू बी प्लस प्लस है, जिसमें a इज इक्वल टू बी पहले हो रहा है, असाइनमेंट पहले हो रही है, और इंक्रीमेंट b प्लस प्लस जो है वो बाद में हो रहा है। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर ये किस तरह करके काम कर रहा है। हमारे पास प्रोग्राम है यहाँ पे जो कि इसके अंदर शो कर रहा है, write a program that explains the difference of postfix increment operator and prefix increment operator used as independent expression। जब हम independent expression की बात करते हैं तो उसके बाद जो है हम ये एक्चुअल में इसके अंदर
अभी हम ये इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं जिसमें प्लस प्लस वाई या वाई प्लस प्लस इंडिपेंडेंटली या अलग से हमने लिखे हुए होते हैं। अभी हम एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं वही प्रोग्राम स्टार्टिंग है हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। जस्ट बी श्योर कि ये सारा जो है एक ही सी लाइन में जो है आ रहा हो। प्रोग्राम राइटिंग में ये चीज भी ध्यान में रखनी होती है कि हम स्ट्रेट लाइन में जो है ये चीजें जो है राइट डाउन करें, और जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है एग्जैक्टली सेम उसी एंगल पे कर्ली ब्रैकेट नीचे क्लोज भी होनी चाहिए। इनको आगे पीछे नहीं करना, वो भी चीज जो है वो प्रॉपर प्रोग्राम राइटिंग के अंदर नहीं आती है। तो राइटिंग के दौरान जो है इन चीजों को ध्यान से जो है वो राइट डाउन करना है। दूसरा, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं ऊपर टॉप पे, तो इनमें से किसी को भी कैपिटल नहीं करना, ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर आएंगे। इसके बाद हम प्रोग्राम बॉडी देख लेते हैं। इसके लिए हमें 4 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इंट ए हमारे पास पहला वेरिएबल है, फिर हमारे पास बी है, उसके बाद हमारे पास एक्स है, एंड देन वी हैव वाई। तो ये जो है हमने 4 वेरिएबल्स जो हैं इसके अंदर डिफाइन कर दिए हैं। इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज किया है, और उसके बाद हमने असाइनमेंट की है। ये ऊपर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे थे, यहाँ पे अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है, और वी कैन से वेरिएबल डेफिनेशन उसका दूसरा नाम। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने वैल्यू 0 असाइन करनी थी सारों को। तो बजाय ये कि आप इनको इंडिविजुअली लिखते हैं, a इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, b इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, x इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, y इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। तो वो उसमें आपकी 4 लाइनें जाया होनी थी। तो इसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक साथ लिख दिया है, a इक्वल्स b इक्वल्स x इक्वल्स y इक्वल्स 0। क्योंकि ये हमारे पास इंट इस सेम डाटा टाइप के हैं, तो हम इनको एक साथ जो है वो इक्विवेलेंट करते किसी भी वैल्यू के इक्वल कर सकते हैं। इसके बाद हमने ऑपरेशन लगाया है a प्लस प्लस का। ये पहला जो ऑपरेशन है ये हमारे पास पोस्ट फिक्स का है, और फिर हमने कहा है b इज इक्वल टू a। इसके बाद हमने प्लस प्लस x किया है, ये प्रीफिक्स ऑपरेशन है, और उसके बाद हमने किया है y इज इक्वल टू x। अच्छा, प्रिंट एफ पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यूज असाइन हो रही हैं। तो वो वैल्यूज हम देखते हैं, हमारे पास a प्लस प्लस है। तो a प्लस प्लस का मतलब ये है a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो यहाँ पे a ओरिजिनली सारी वैल्यूज हमारे पास 0 है, तो a प्लस प्लस के बाद क्या होगा, a जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने कह दिया कि a 1 हो गया। फिर हमने क्या किया, a की वैल्यू b को असाइन की है। तो a ऑलरेडी 1 था, तो वो जब b को असाइन होगा तो यहाँ पे b की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या किया, प्लस प्लस x किया है। तो प्लस प्लस x का मतलब ये है x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो 0 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास है y इज इक्वल टू x। तो ऊपर x 1 हो गया था, तो यही वैल्यू हम y को असाइन कर रहे हैं, तो अब y भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमने देख लिया कि सारों को क्या क्या वैल्यूज असाइन हो गई हैं। और इसके बाद हम प्रिंट एफ कर लेंगे। प्रिंट एफ में जो है हम इसके अंदर अब हम सारों को प्रिंट कर देंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन्वर्टेड कोट्स के अंदर a इक्वल्स। तो ये a इक्वल सबसे पहले हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी। इसके बाद परसेंटेज d का साइन है यहाँ पे। तो पहला परसेंटेज d जो है वो हमेशा इन्वर्टेड कोट्स के बाद जो पहला वेरिएबल होता है उसके नाम के साथ उसको असाइन करता है। तो यहाँ पे जो पहला वेरिएबल है दैट इज एक्चुअली a। तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज d को असाइन हो जाएगी। ये फर्स्ट वेरिएबल की असाइनमेंट हो रही है यहाँ पे। तो a इक्वल्स परसेंटेज d, ये जहां पे भी इन्वर्टेड कोट्स क्लोज होते हैं वहां उसके बाद कॉमा के बाद जो पहला वेरिएबल आता है वो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू को असाइन करते हैं। इसके बाद हमने बैकस्लैश n यूज किया है, दैट इज फॉर एस्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन। क्योंकि जब हमने a की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर दिया दैट इज एक्चुअली 1,
तो उसके बाद हमने कहा कि ये अब न्यू लाइन पे जंप कर जाए। तो अभी हम एक ही printf स्टेटमेंट के अंदर न्यू लाइन पे जाके अगली स्टेटमेंट भी लिखवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया b इक्वल्स, अब b इक्वल्स जो है ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये आउटपुट के अंदर एज इट इज हमारे पास शो हो गया। इसके बाद आ गया %d, दैट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर अगेन। तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है अब ये सेकंड वेरिएबल के साथ जाके लिंक होगा। तो सेकंड वेरिएबल के साथ जब ये जाके लिंक होगा तो ये सेकंड वेरिएबल जो b है इसकी वैल्यू जो है वो हमारे दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर को जो है वो अलॉट करेगा। तो b भी हमारे पास इस केस में 1 ही था, तो हमारे पास जो 1 है वो यहाँ पे आउटपुट के अंदर b की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमने फिर से एस्केप सीक्वेंस लगाया \n का, तो वो न्यू लाइन के ऊपर जंप कर जाएगा। न्यू लाइन पे जाके तो फिर वो यहाँ पे पहली printf स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो गई है। फिर हम सेकंड printf स्टेटमेंट पे आएंगे, इसके अंदर x इज इक्वल्स टू है, तो ये x इक्वल्स जो है ये आउटपुट में एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास %d का साइन है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इन्वर्टेड कोड्स जहाँ पे क्लोज हो रहे हैं वहां पे कॉमा के बाद जो पहला वेरिएबल है उसकी वैल्यू को यहाँ पे पास ऑन करेगा एंड दैट विल बी 1। उसके बाद हमारे पास \n फॉर न्यू लाइन और फिर उसके बाद y इक्वल्स जो है वो एज इट इज आएगा इसके अंदर, अनलेस कि आप कोई चीज परसेंटेज के साथ लिख रहे हो या बैकस्लैश के साथ लिख रहे हो, वो चीज हमारी आउटपुट के अंदर से गायब होती है। बाकी चीजें एज इट इज जो हैं वो आपके आउटपुट के अंदर डिस्प्ले होती हैं। इसके बाद हमारे पास फिर से फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, दैट इज फॉर डेसिमल इंटीजर, जो कि इंटीजर की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और दूसरा %d जो है वो y की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, जो कि इस केस में भी हमारे पास 1 है, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और एट द एंड हमारे पास गेट ch जो है वो गेट करेक्टर जो है वो कोई भी करेक्टर रिटर्न करने के लिए हम यूज करेंगे। वैल्यू रिटर्न जो हो रही है वो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। सो दिस इज द एंटायर प्रोग्राम फॉर इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और हमारे पास प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ ये वैल्यूज शो हो रही हैं। अब हम सेकंड प्रोग्राम देखते हैं, द राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस ऑफ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड एज पार्ट ऑफ लार्जर एक्सप्रेशन। अब हम लार्जर एक्सप्रेशन वाला केस देखते हैं। ये जो है अब ये वाला केस हम देख रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास a इज इक्वल टू b प्लस प्लस की वैल्यू आती है, और दूसरे में हमारे पास a इक्वल्स b प्लस प्लस और a इक्वल्स प्लस प्लस b, ये दो वैल्यूज यहाँ पे जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है। ऊपर #include stdio.h #include conio.h void main ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये तो हर प्रोग्राम के अंदर सेम ही है जो कि हर एक के अंदर ही फॉलो होगा। इसके अंदर भी हमारे पास 4 ही वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स a b x y, जो कि हम इंट डाटा टाइप के साथ रख रहे हैं, और इन सारों को हमने इनिशियलाइज 0 कर दिया है ताकि हम इसकी वैल्यूज को इजीली जो है वो चेक कर सकें। तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज क्या क्या असाइन हो रही हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट इज b इज इक्वल टू a प्लस प्लस। b इज इक्वल टू a प्लस प्लस के अंदर वैल्यूज किस तरह करके असाइन होंगी। अच्छा, b इज इक्वल टू a प्लस प्लस के अंदर ये पोस्ट फिक्स फॉर्म है, ये कहती है कि पहले असाइनमेंट करें और फिर इंक्रीमेंट करें। तो इसके अंदर पहले असाइनमेंट जब होगी तो b की वैल्यू इसके अंदर क्या आएगी, a के अंदर ओरिजिनल तो वैल्यू यहाँ पे 0 मौजूद है, तो ये वैल्यू यहाँ b को असाइन होगी, तो b की वैल्यू जो होगी दैट विल एक्चुअली बी 0, और a जो है वो इसके बाद इंक्रीमेंट होगा a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। तो यहाँ पे असाइनमेंट जो है वो इसकी पहले हो रही है, ये पहले a की वैल्यू जो है वो b को असाइन कर रहा है, और a के अंदर ओरिजिनली जो था दैट वाज 0,
तो 0 वैल्यू बी को असाइन हो रही है और ए उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है और उसके अंदर a प्लस 1 के बाद वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरा हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स है। प्लस प्लस एक्स में ये प्रीफिक्स फॉर्म के साथ है। प्रीफिक्स फॉर्म ये कहती है कि पहले इंक्रीमेंट करो। प्लस प्लस एक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स के साथ हमने अपनी वैल्यू को चेक करना है। तो प्लस प्लस एक्स जो है वो पहले हमारा इंक्रीमेंट करेगा। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो है वो हमारे पास 1 वैल्यू को जनरेट करेगा और उसके बाद जो है ये 1 वैल्यू जो है हमारी y को असाइन होगी। तो इसके अंदर इंक्रीमेंट पहले हो गया, ओरिजिनल x में 0 था तो x प्लस प्लस एक्स की वजह से x के अंदर 1 वैल्यू चली गई। तो ये 1 वैल्यू अब y को असाइन होगी तो y की भी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 और एट द एंड हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट का तरीका एग्जैक्टली वही है जो कि हमने लास्ट प्रोग्राम में भी देखा है कि a इज इक्वल्स टू करके परसेंटेज d जो है वो पहला a इसके साथ इसको शो करेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर को। तो ये a इज इक्वल्स टू जो फाइनल वैल्यू इसमें आ रही है दैट इज एक्चुअली 1 क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि a के अंदर 1 वैल्यू आ रही है। उसके बाद बैक स्लैश n के बाद b इज इक्वल्स टू आ गया तो b इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा। b के अंदर एक्चुअल में वैल्यू कौन सी गई है जो a की पहले वैल्यू गई है दैट इज एक्चुअली 0। तो ये परसेंटेज d के बाद जो है ये b के वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा ऊपर से तो इसके अंदर एक्चुअल में हमारे पास 0 है और दूसरे में हमारे पास x इक्वल्स परसेंटेज d के साथ जो है हमारे पास जो x वेरिएबल के ऊपर वैल्यू है वो इसके अंदर जाएगी दैट इज एक्चुअली 1। तो ये ऊपर से x वेरिएबल की वैल्यू उठा के यहाँ पे पास ऑन कर रहा है और बैक स्लैश n के बाद y इज इक्वल्स टू इसके अंदर भी परसेंटेज d की वैल्यू जाएगी जो कि y वेरिएबल से होके आ रही है तो इसके अंदर हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। आप डिफरेंस इनका देख लें कि इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के अंदर ये सारे के सारे इंक्रीमेंट हो गए थे लेकिन जब आप लार्जर एक्सप्रेशन में करते हैं तो किसी एक की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है यहाँ पे। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्रेशन जो है वो हमारी वैल्यूज जो है इसकी डिफरेंट हो सकती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास हर दफा जो है वो जब भी आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज करेंगे तो वो वैल्यू इंक्रीमेंट करके ही रिजल्ट चेंज शो करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द लार्जर एक्सप्रेशन इसकी जो राइटिंग का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है और इसके आउटपुट जो है वो डिफरेंट जनरेट हो सकती है। ओके इसके बाद हमारे पास है डिक्रीमेंट ऑपरेटर लाइक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस इज अ कंप्लीट ऑपोजिट। इसके अंदर जस्ट प्लस प्लस साइन की जगह माइनस माइनस के साइन यूज होते हैं और इसके अंदर जो है डिक्रीमेंट करता है। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। अगर प्लस प्लस ऑपरेटर में a इज इक्वल टू a प्लस 1 हो रहा था 1 वैल्यू ऐड हो रही थी तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में a इज इक्वल टू a माइनस 1 हो जाएगा एक वैल्यू लेस हो जाएगी। तो ये एक काम एग्जैक्टली जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह ही कर रहा है। उसके अंदर हम प्लस प्लस का सिंबल शो कर रहे थे इसमें हम माइनस माइनस का सिंबल शो करते हैं। इट इज अ यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल। The decrement operator cannot decrement the value of constants and expressions। जैसे हमने increment operator में देखा था कि ये भी जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के साथ यूज होता है। हम इसको जो है वो कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशंस के साथ यूज नहीं कर सकते। दिस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। अगर आप इसको कांस्टेंट के साथ लगाएंगे या किसी भी एक्सप्रेशन के साथ लगाएंगे तो ये इसको जो है सी लैंग्वेज जो है वो इनवैलिड एक्सप्रेशन जनरेट करेगा। सिर्फ दीज आर द करेक्ट वन जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स के साथ जो है इनकी वैल्यूज को वो जनरेट कर रहा है। इसके अंदर भी हमारे पास प्री फिक्स फॉर्म है और पोस्ट फिक्स फॉर्म है। प्री फिक्स फॉर्म क्या कहती है? इन प्री फिक्स फॉर्म द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल। तो वेरिएबल से अगर पहले हम माइनस माइनस का साइन डालेंगे तो वो हमारे पास प्री फिक्स फॉर्म होगा और वेरिएबल के बाद अगर माइनस माइनस का साइन डालेंगे तो वो हमारे पास पोस्ट फिक्स फॉर्म होगा। और ये दोनों
काम सेम ही कर रहे हैं, दोनों जो हैं वन वैल्यू लेस कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो माइनस माइनस वाई का मतलब और वाई माइनस माइनस का मतलब सेम ही है, दैट इज वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वन। तो ये वन वैल्यू जो है वो इसमें से माइनस हो रही है। डिफरेंस क्या है? व्हेन द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड डिपेंडेंटली, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली यूज्ड इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली जब काम करेगा तो फिर ये दोनों जो हैं सिमिलर वे में काम करेंगे। तो रिजल्ट ऑफ ए माइनस माइनस और माइनस माइनस ए जो है वो एग्जैक्टली सेम ही होगा। लेकिन बट व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ लार्जर in expression with other operators, prefix and postfix forms works differently। अगर हम इसको लार्जर एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी देखा था, तो इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट जनरेट होगी। इसमें भी हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस माइनस बी या a इज इक्वल टू b माइनस माइनस के रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होंगे। प्रीफिक्स फॉर्म में हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस माइनस b होता है। तो ये जो है ये कहता है कि पहले जो है उसको डिक्रीमेंट करो बाय वन, एक वैल्यू लेस करो और फिर वैल्यू ओरिजिनल जो है ए को असाइन करो। माइनस माइनस बी में पहले ये एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहा है, दैट इज बी माइनस वन, और फिर बी माइनस वन की जो वैल्यू है वो हम ए को असाइन कर रहे हैं। पोस्ट फिक्स फॉर्म में ये क्या कहता है कि पहले वैल्यू असाइन करो, जैसे हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर में था कि a इज इक्वल टू बी में पहले वैल्यू ऑफ b जो असाइन हो रही है टू a, और उसके बाद जो है हम इसको कर रहे हैं b माइनस माइनस। b माइनस माइनस जो है वो बाद में उसको डिक्रीमेंट कर रहा है। तो सेम वही डिफरेंस है जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर में था। इसके अंदर भी वैसे ही दो प्रोग्राम्स गिवन है, बस इसमें प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस मेंशन है। तो इसके अंदर हमारे पास किस तरह काम हो रहा है कि a माइनस माइनस, ओरिजिनली हमने सारों को जीरो पे ही असाइन किया हुआ है, सारी वैल्यू जीरो असाइन हुई हुई हैं। इसके बाद हमने किया a माइनस माइनस। a माइनस माइनस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो पहली वैल्यू जनरेट होगी दैट विल बी माइनस वन, क्योंकि जीरो माइनस वन जो है वो हमारे पास माइनस वन को जनरेट करेगा। तो a माइनस माइनस का मतलब ये है a इज इक्वल टू a माइनस वन। a में जीरो था तो जीरो माइनस वन का आंसर माइनस वन ही होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम a की वैल्यू असाइन कर रहे हैं टू b, और b के अंदर ओरिजिनली तो जीरो था, लेकिन अब क्योंकि a की वैल्यू b में जा रही है तो इसके अंदर भी हमारे पास हो जाएगा माइनस वन। इसके बाद हम माइनस माइनस एक्स कर रहे हैं। माइनस माइनस एक्स में जो है वो x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन कर रहे हैं, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। और फिर हम y इज इक्वल टू एक्स कर रहे हैं, तो हम x की वैल्यू जो है वो y को असाइन कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी जो हमारे पास y की x की वैल्यू क्योंकि माइनस वन है तो y की वैल्यू भी माइनस वन ही हो जाएगी। तो ये जो है ये इसके थ्रू जो है अगर आप स्टेप वाइज चल के इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू किसको असाइन हो रही है। तो a को a माइनस माइनस की वजह से माइनस वन असाइन हुई, फिर हमने a की वैल्यू b को असाइन की तो वो भी माइनस वन हो गया, फिर माइनस माइनस एक्स की वजह से ये x की वैल्यू माइनस वन हो गई, फिर हमने x की वैल्यू y को असाइन की तो वो भी माइनस वन हो गया। और एट द एंड हम ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो हमने लास्ट टाइम देखी है एग्जैक्टली उसी को यूज करके तो जो है हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं हम उनको डिस्प्ले करा देंगे। तो इसके अंदर हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस वन, b इज इक्वल टू माइनस वन, x इज इक्वल टू माइनस वन और y इज इक्वल टू माइनस वन, ये सारे के सारे हमारे पास डिस्प्ले हो गए। तो ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे पास ये इन दोनों को डिस्प्ले करने के लिए, तो सारी की सारी वैल्यूज हमने डिस्प्ले करा दी हैं। प्रिंट एफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम कैलकुलेशंस नहीं कर रहे होते, जो चेंजेस होती हैं वेरिएबल्स के अंदर वो अमूमन ऊपर हो चुकी होती हैं। तो ऊपर से जब आप स्टेप वाइज उसको ब्रेक डाउन करके देखते जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन सी वैल्यू किसको असाइन हो रही है। तो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के अंदर सारों को माइनस वन वैल्यू असाइन हुई है।
अब ये नेक्स्ट जो हमारे पास कोड है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस ऑफ प्रीफिक्स एंड प्रोफिक्स postfix decrement operator and prefix decrement operator used as part of a larger expression. तो larger expression का मतलब ये है कि b is equals to a minus minus, जैसे हमने इंक्रीमेंट में देखा था b is equals to a plus plus था, तो यहाँ पे a minus minus है, और y is equals to minus minus x. तो ये दोनों जो हैं ये अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं. a is equals to b is equals to x is equals to y is equals to 0. ये सारों को 0 वैल्यू ओरिजिनली हमने असाइन कर दिया. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास b is equals to a माइनस माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले a की वैल्यू जो है वो b को असाइन हो रही है. तो a की वैल्यू जब b को असाइन हो रही है तो a की तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे 0 थी, तो इस वजह से b को यहाँ पे 0 वैल्यू ही असाइन होगी. अगर हम ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे 1 असाइन करते तो फिर वो 1 वैल्यू ही b को असाइन हो रही होती. जरूरी नहीं है कि इसको 0 के साथ ही लेके चलना है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, या उसको 2 कर दें, या उसको 50 कर दें, उसको 100 कर दें, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे. लेकिन जो वैल्यू ऊपर लिखी होगी वही वैल्यू पहले यहाँ पे असाइन होगी. इसके बाद हमारे पास a माइनस माइनस हो रहा है, तो a माइनस 1 जो है वो हमारे पास a की वैल्यू को जो है वो माइनस 1 कर देगा. और उसके बाद हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स है. जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है वो ये कहता है कि पहले जो है x को जो है वो डिक्रीमेंट करें, तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की वजह से हमारे पास जो x है उसके अंदर माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी. और फिर ये वैल्यू जो है हम माइनस 1 की आने के बाद हम ये वैल्यू y को असाइन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फिर y के अंदर भी जो है वो वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी. अगर यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 के बजाय 1 होता, तो फिर हमारे पास b के अंदर 1 जाता और बाकी सारों में 0 चला जाता. तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन के वो हमारे पास किस तरह वैल्यूज जो हैं वो पास ऑन हो रही हैं. तो उसके बाद हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स जो दो हैं वो यूज कर रहे हैं, और उनके थ्रू जो है ये जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यूज आई हैं वो सारी हम आउटपुट के अंदर डिस्प्ले करें. a is equals to minus 1, b is equals to 0, x is equals to minus 1 और y is equals to minus 1. So I hope the difference is clear now कि ये किस तरह करके काम कर रहा है. यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस और डिपेंडेंट एक्सप्रेशंस के अंदर जो है वो दोनों डिफरेंट वे से हमारे पास काम करते हैं. तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो कि हमारे पास इस तरह करके हमारे पास जनरेट हो रही है आउटपुट. डिपेंडेंट एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो हमारे पास सारी वैल्यूज अलग अलग जनरेट हो रही हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के साथ हम जनरेट कर रहे हैं वो सारी वैल्यूज अलग अलग में सही फॉर्म में जनरेट हो रही हैं. लेकिन जो हमारे पास डिपेंडेंट या लार्जर एक्सप्रेशन के साथ वैल्यूज जनरेट हो रही हैं उनके अंदर हमारे पास डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है. तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एग्जैक्टली सेम वे में काम करते हैं, बस इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो +1 के साथ काम करते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो -1 के साथ काम करते हैं. तो ये ही बस इन दोनों में मेन डिफरेंस है. बाकी प्रीफिक्स पोस्टफिक्स फॉर्म्स दोनों में एग्जैक्टली सेम वे से काम करती है. और ये इस तरह के इन्होंने यहाँ पे आपकी बुक के अंदर 4 प्रोग्राम्स जो है मेंशन किए हुए हैं.
ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद प्रोग्रामिंग जो है वो इजीली आप लोग हैंडल कर सकते हैं अगर आप लोगों को उसकी लॉजिक समझ आना शुरू हो जाएगी तो। Okay, next is the relational operators, which I think so we will continue in the next session. So in case of any queries, you can left it in the comment section below, and do subscribe the channel and click on the notification icon. Thank you for listening, and Allah Hafiz.